हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यू मंथ की यहाँ पे मैगजीन, जो कि हमारी नवंबर मंथ की स्टार्ट होगी। इससे पहले हम लोग अक्टूबर मंथ तक कंप्लीट कर चुके हैं। अक्टूबर मंथ में आपकी कुछ कुछ लेसन बाकी है, वो आपको साइड बाय साइड प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लेकिन मोस्टली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसके साथ। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि पहली टॉपिक देखेंगे साइमल्टेनियस इलेक्शन। फिर से ये टॉपिक जो है न्यूज़ में आ चुका है, क्योंकि कई बार इसके ऊपर बातें होती है। जब से बीजेपी की सरकार आई है, उससे पहले भी ये इस टॉपिक पे बात होती थी, बट बीजेपी की सरकार आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 4-5 साल से बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में रहा है। तो चलिए फिर से देखेंगे इसके बारे में, पूरा ईच एंड एवरी पॉइंट देखेंगे। फिर राइट टू रिकॉल, ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताने वाली हूँ। फिर यहाँ पे OTT प्लेटफॉर्म काफ़ी न्यूज़ में था नवंबर मंथ में, क्योंकि इसको रेगुलेट करने की बात आ रही थी, तो इसके बारे में देखेंगे हम लोग। और लीगलाइज करना है बेटिंग को, फिर से ये टॉपिक न्यूज़ में आ गया है, क्योंकि जब भी आईपीएल हर एक साल का आपको देखने को मिलेगा कि आईपीएल होता है, तो फिर बेटिंग जो है वो उस समय ये न्यूज़ में आ जाता है। तो क्या इसको लीगलाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, फिर इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। 3 कैपिटल बनाया जा रहा है आंध्र प्रदेश की, तो इसके बारे में डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन से कैपिटल है और क्या पर्पस है यहाँ पे 3 कैपिटल बनाने का। साथ ही यहाँ पे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। लेकिन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आर्टिकल के साथ, और इससे पहले आप लोग मेंस क्वेश्चन देख लीजिए और ध्यान से सुनिएगा आर्टिकल, क्योंकि फिर कल से जो है आपकी यहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के लिए ये क्वेश्चन है, GS2 से ही मैं दी हूँ पॉलिटी की। तो आपको यहाँ पे बतानी है कि इंपॉर्टेंट जो प्रिविलेजेस यहाँ पे ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो MPs होते हैं, उनको एक अलग अलग तरीके के प्रिविलेजेस दी जाती है। 2 तरीके का होता है, उनको एक इंडिविजुअली भी दी जाती है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते हर एक इंडिविजुअल को यहाँ पे प्रिविलेजेस दिया गया है, और कुछ कलेक्टिवली भी दिया गया है। तो इन दोनों को आपको अच्छे तरीके से इनमरेट करनी है, और उनकी सिग्निफिकेंस यानी कि उनका क्या फ़ायदा है, और उससे किस तरीके का, उसको देने से क्या फ़ायदा हो रहा है और क्या फ़ायदा है, क्यों दिया जा रहा है, ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल सी क्वेश्चन है, बट आपको आर्टिकल के साथ आपको पूरी तरीके से बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट ये हो जाता है, तो इसलिए इसके बारे में लिखने का कोशिश कीजिएगा। 150 वर्ड्स में ही लिखना है, 10 मार्क्स की क्वेश्चन है। और अगर आप चाहते हो कि इसके आंसर लिख लिए हो, लेकिन कोई आपको बताने वाला नहीं है कि आपने आंसर कैसा लिखा है, कितना % आपने सही लिखा है, या फिर कुछ आपको उसमें ऐड ऑन करने की ज़रूरत है, या फिर कैसे आपको मार्क्स को ऐड ऑन करना है, तो ये सारी चीज़ें हमारे द्वारा बताया जाता है। तो आप हमारे इनिशिएटिव को ज्वाइन कर सकते हो, और ज्वाइन करने के लिए आपको बस मेल करना है इस मेल आईडी में। उसके बाद आपको डिटेल बताया जाएगा कि कैसे, कहाँ, कब ज्वाइन करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। सबसे पहली टॉपिक है आज की हमारी साइमल्टेनियस इलेक्शन। साइमल्टेनियस इलेक्शन यानी कि साथ ही साथ इलेक्शन कराना है। अब यहाँ पे न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पे एक बार फिर से बोला जा रहा है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन होना चाहिए स्टेट असेंबलीज़ का और लोकसभा का। जो हम लोग, आप देखोगे कि पार्लियामेंट में 2 हाउसेस होते हैं, एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है। तो लोकसभा की जो यहाँ पे चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, वो हर एक 5 साल के बाद होता है, क्योंकि 5 साल में ऑटोमेटिकली लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है, और उसके पहले जो है उसके बाद जो है यहाँ पे आपका इलेक्शन कराना होता है। उसी तरीके से हर एक स्टेट में स्टेट असेंबलीज़ होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ होती है, जिनकी भी यहाँ पे फुल टेन्योर 5 ईयर्स का होता है। 5 ईयर्स के बाद स्टेट में भी आपका चुनाव देखने को मिलेगा। तो ये है हमारा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि हर एक स्टेट में आपको अलग अलग टाइम में देखने को मिलेगा। जैसे कि लास्ट मंथ में हम लोग अक्टूबर में बिहार की इलेक्शन डिस्कस किए थे, अभी आप लोग दिसंबर में हो, और अभी आप लोग देख रहे हो कि वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होने वाली है। तो यहाँ पे हर एक मंथ में आप लोग देखोगे कि 1-2 मंथ के गैप में कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट में इलेक्शन होते रहता है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम आती है। तो इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए कि ये साइमल्टेनियस इलेक्शन होता क्या है। इसकी मतलब तो आप लोग समझ गए हैं कि इंडियन इलेक्शन एक साइकिल है, जो कि एक मैनर में चलते रहता है, चाहे वो लोकसभा का हो या स्टेट असेंबली का हो। जैसे आप लोग देख सकते हो कि लोकसभा का तो एक 5 साल में एक बार होता है, जैसे कि 2019 में आपका हुआ। फिर यही चीज़ आगे बढ़ के 5 साल के बाद 2024 में आपका इलेक्शन होगा। लेकिन हर एक स्टेट का अपना अलग अलग टाइम में जो है उनकी टेन्योर 5 ईयर्स की कंप्लीट होती है, तो उस हिसाब से इलेक्शन होता है। लेकिन यही दोनों को एक साथ जोड़ देना है। कैसा रहेगा कि एक ही टाइम पे जो है, मान लीजिए बस नवंबर के ही टाइम में स्टेट असेंबली का भी यहाँ पे इलेक्शन हो जाए, और इसी के साथ लोकसभा का भी इलेक्शन हो जाए, एक ही साथ इलेक्शन हो जाए, और आपको जो है ना बस एक ही बार वोट करने को यहाँ पे दिया जाए। तो कैसा लगेगा? फिर 5 साल के बाद जो है फिर ऐसा इलेक्शन हो जिसमें कि लोकसभा का भी हो और साथ ही साथ स्टेट लेजिस्लेटिव
लेजिस्लेटिव असेंबली का भी हो। तो इसी बात को कहा जा रहा है साइमल्टेनियस इलेक्शन, ठीक है। और दोनों की इलेक्शन कराना है सेम डे में ही। और साथ ही साथ आप देखो कि ये साइमल्टेनियस इलेक्शन का जो यहाँ पे नॉर्म्स है ये यहाँ पे 1967 से ही था, बट अभी डिसोल्यूशन हो रहा है, यानी कि ये जो नॉर्म्स था वो 1967 तक ही चला। लेकिन उसके बाद कुछ जो यहाँ पे स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली है वो अपने 5 साल के कार्यकाल को ख़त्म करने से पहले ही वो डिसॉल्व हो जा रहे थे। जैसे 1968 में हो गया, 1969 में हो गया, और फिर लोकसभा का 1970 में हो गया, यानी कि 5 साल कंप्लीट भी नहीं हुआ उससे पहले ही जो है ये आपका सभा जो है वो भंग हो गया। तो ये स्टेट असेंबलीज़ का और पार्लियामेंट्स का जो है ना अलग अलग फिर इसी तरीके से जो है उनकी डेट के अकॉर्डिंग, उनके टेन्योर के अकॉर्डिंग जो है वो इलेक्शन कंडक्ट होने लगा। साइमल्टेनियस इलेक्शन का अगर आइडिया देखें तो 1983 में इलेक्शन कमीशन के द्वारा बताया गया था, और फिर इसको लॉ कमीशन के द्वारा भी रेफर किया गया था, और बाद में चलकर जब 2015 में नीति आयोग बना प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके, तो नीति आयोग के द्वारा भी ये आइडिया को आगे बढ़ाया जा रहा है कि हमारे कंट्री में एक साइमल्टेनियस इलेक्शन होना चाहिए। साइमल्टेनियस इलेक्शन का ये मतलब नहीं होता है कि आप पूरे कंट्री में जो है लोकसभा और स्टेट असेंबलीज़ का जो कि एक सिंगल डे में होगा ना, आप उसी दिन बस वोट करोगे। ये आपका फेज मैनर में कंडक्ट कराया जाएगा, और जो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी के जो वोटर्स होंगे ना वो यहाँ पे दोनों के लिए अलग अलग वोट करेंगे, स्टेट असेंबली के लिए और लोकसभा के लिए उसी दिन करेंगे, लेकिन अलग अलग वो वोट करेंगे। जैसे कि आप लोग देखते हो कि कहीं पे भी इलेक्शन होता है तो 2-3 आपका दिन मिलता है, और कुछ कुछ क्षेत्र को जो है ना 2-3 दिन में जो है आपका बांट दिया जाता है। तो एक दिन में कहा जा रहा है कि सारे इलेक्शन कंडक्ट कराया जाएगा, यानी कि लोकसभा का और स्टेट असेंबलीज़ का। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार आप बटन दबाओगे तो वो आपका लोकसभा के पार्टी को भी चला जाएगा और स्टेट लेजिस्लेटिव पार्टी को भी चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों के लिए आपको अलग अलग जो है यहाँ पे बटन दबाना होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि इसके फेवर में क्या क्या आर्गूमेंट निकल कर आता है। सबसे पहला कहा जाता है कि पॉलिसी पैरालिसिस है, यानी कि जो फ्रीक्वेंट इलेक्शंस होता है ना, इससे काफ़ी ज़्यादा आप देखते हो कि जब भी इलेक्शन होता है, चाहे यहाँ पे लोकसभा में हो, तो लोकसभा का इलेक्शन होने से 2-3 महीने पहले ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। अब ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहने का मतलब है कि ऐसे कुछ गाइडलाइंस होते हैं जो कि सारे पार्टीज़ को फॉलो करने होते हैं। जब से ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, यानी कि इलेक्शन जब जिस दिन होने वाला रहता है उसके 2-3 महीने से पहले ही ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। यानी कि जितने भी, जैसे मैं लोकसभा का अगर एग्जांपल लेकर चलूँ, तो लोकसभा का जब भी आपको यहाँ पे इलेक्शन देखने को मिलेगा तो इसके 2-3 महीने पहले से जो है ना आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। इट मीन्स कि अब यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं होगा, सरकार किसी भी तरीके का काम नहीं करेगी। यहाँ पे पार्टीज़ के जितने भी यहाँ पे मेंबर होते हैं ना सब इक्वल होंगे। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर तक भी जो है ना वो यहाँ पे एक कॉमन लीडर उनको नहीं कहा जाता है, उनको जो है एज ए MP माना जाता है। तो कोई भी यहाँ पे जो है ना बस पार्टी के जो मेजोरिटी लीडर होते हैं वो ऐसा काम करते कि हर जगह जाकर जो है चुनाव अपना जो है प्रचार प्रसार करते। लेकिन हाँ, उनके लिए भी कुछ सर्टेन्स जो है ना गाइडलाइंस होती है कि वो कब क्या कर सकते हैं, अपने एडवर्टीजमेंट को किस तरीके से वो दिखाना चाहते हैं। अगर जैसे कोई पार्टी जैसे बीजेपी अगर अभी बहुमत में है, मेजोरिटी में है, तो उनको जो है ऐसा नहीं है कि ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा, और जो पार्टी बहुमत में नहीं है उनको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है, सारे पार्टीज़ को इक्वल माना जाता है, और ये जो गाइडलाइंस है ये सबको फॉलो करना होता है। तो इस समय जो है ना कोई भी आप देखोगे कि कंट्री के भला के लिए कोई काम नहीं होता, उस समय पार्टी क्या करती है ना, अपने आप को जिताने के लिए, अपनी कुर्सी वापस पाने के लिए जो कर सकती है वो करते हैं, और इतना झूठ बोलते हैं। उसी समय ये मौका होता है कि पॉलिटिशियंस जो है भर भर के झूठ बोलते हैं कि आप मुझे वोट दोगे तो मैं ये कर दूंगा, आप मुझे वोट दोगे तो मैं ये कर दूंगा। वो बस यही करने के चक्कर में रहते हैं, तो 2-3 महीने हमारे लिए जो है ना पूरा ख़राब हो जाता है। तो ये वाली बातें कही जा रही है। वही आप अगर हर एक स्टेट में देखो, जैसे अभी बिहार का हुआ, तो बिहार में आप लोग देखो कि कोई भी काम नहीं हुआ, इवन सारे जो है एग्ज़ाम्स डिले हो गए, कोई भी तरीके का काम नहीं होता है। चाहे आप अभी वेस्ट बंगाल में देखो, कोई भी तरीके का काम नहीं हो रहा है, वहाँ तो दंगा फसाद ना जाने क्या क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाने के बाद ना कोई भी विशेष काम नहीं होता है जो किसी स्टेट के, किसी कंट्री के पर्टिकुलर डेवलपमेंट के लिए हो, या फिर वेलफेयर के लिए हो, लोगों के भला के लिए हो, बच्चों के भला के लिए हो। ये सारा काम नहीं होता है। सारा काम क्या होता है ना कि पॉलिटिशियन बस अपनी कुर्सी पाने के लिए कुछ भी हद तक जाना है तो वो उस तरीके से जा सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जितनी भी पॉलिसीज़ होते हैं, जितने भी हमारे यहाँ योजना वगैरह होते हैं ना, वो पैरालिसिस हो जाते हैं, यानी कि वो काम नहीं करते हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है, वो बस ऐसे ही पेन पेपर में बना रह जाता है। सबसे पहला जो है ना
साइमल्टेनियस इलेक्शन अगर होगा तो इससे क्या होगा कि बार बार जो इस तरीके का हर एक स्टेट में अगर इस तरीके का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है तो हर एक स्टेट में कहीं ना कहीं 2-3 महीने जो ठप पड़ जाता है, तो ये काम नहीं होगा। मान लीजिए कि पूरे साल में 5 साल में बस एक ही बार इलेक्शन हो रहा है, तो पूरे बाकी जो टाइम है 5 साल का टाइम है वो अच्छे से पॉलिटिशियन यूटिलाइज करेंगे, अच्छे से जो पार्टी यहाँ पे मेजोरिटी में है वो यूटिलाइज करेंगे, डेवलपमेंट वर्क हमारे कंट्री में अच्छे तरीके से हो पाएगा। तो इसीलिए इसके फेवर में सबसे पहली पॉइंट यही है। सेकेंड पॉइंट है ह्यूज एक्सपेंडिचर, यानी कि आप देखते हो कि जब इलेक्शन होता है तो बहुत ज़्यादा जो है मनी यहाँ पे आप देखोगे कि आती है जाती है, इसका कोई हिसाब नहीं होता है। पॉलिटिशियन भी भर भर के पैसे फेंकते हैं, हालांकि एक कैप लगाया गया है कि इतना से ज़्यादा कोई खर्च नहीं कर सकता है, ये सारी चीज़ें की जाती है। लेकिन फिर भी आप लोग देख थोड़ी रहे हो, पॉलिटिशियन जो है पूरे गाँव गाँव खरीद लेते हैं। आप लोग देखते ही हो कि इलेक्शन के टाइम में कैसे सब कोई आते हैं, तो उस समय क्या होता है कि गाँव गाँव खरीदते हैं, सबको अपना जो है ना सारे लोगों को जो है बहला फुसला के इवन पैसे भी दिया जाता है लोगों को, कपड़े वगैरह दारू वगैरह ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, जिससे कि जो गांव के लोग होते हैं ना वो उन्हीं पॉलिटिशियन पार्टीज़ को जो है वोट करें। तो ह्यूज एक्सपेंडिचर होता है और इसमें इतना ज़्यादा खर्चे होते हैं कि मत पूछिए। इवन जो यहाँ पे पार्टीज़ में जो कैंडिडेट खड़े होते हैं ना वो भी बहुत पैसा वो फेंकते हैं तब जाकर वो खड़े होते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो लोकसभा में जब यहाँ पे वोट देने का होता है तो उस समय भी बहुत पैसे खर्च होते हैं, और वही सेम खर्च जो है हर एक स्टेट में अलग अलग तरीके से होता है। तो क्यों ना अगर दोनों इलेक्शन एक साथ हो जाए तो खर्चे तो 5 साल में एक ही बार होंगे ना, बार बार तो नहीं होंगे। तो इसलिए ये एक प्लस पॉइंट है। सेकंड है कि यहाँ पे आपका सिक्योरिटी फोर्सेस का इंगेजमेंट, यानी कि आप देखते हो कि जहाँ पे भी इलेक्शन होता है वहाँ पे जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाता है। बहुत सारे कमांडोज आर्मीज़ ये सारे जो है एक्स्ट्रा होते हैं, जिससे कि एक पीसफुल तरीके से जो इलेक्शन का प्रोसेस है ना उसको कंडक्ट कराया जा सके। तो हर एक समय देखोगे कि हर एक डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में जो है इस तरीके के फोर्सेस को बुलाया जाता है, वहाँ पर डिप्लॉय किया जाता है। तो उससे वो जो एक्चुअली काम करते हैं ना, जहाँ पे उनको काम करना होता है वो वहाँ काम नहीं कर पाते, और ये इलेक्शन ड्यूटी में जो है बहुत सारे लोग बिजी हो जाते हैं। तो ये भी एक माइनस पॉइंट है। तो या कैसा रहेगा कि अगर 5 साल में बस एक ही बार इलेक्शन होगा तो उनको एक ही बार यहाँ पे इलेक्शन ड्यूटी मिलेगा, बार बार इलेक्शन ड्यूटी नहीं मिलेगा। तो वो भी एक अच्छे तरीके से अपने जो बॉर्डर में काम करते हैं वो अपना आराम से काम करेंगे। फोर्थ यहाँ पे है कि पब्लिक लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। इट मीन्स कि आप देखो कि किसी भी स्टेट के हो तो पहले क्या होता है कि 5 साल में आपको जो है लोकसभा के लिए वोट देना होता है, और जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, जहाँ के कॉन्स्टिट्यूंसी से आप बिलोंग करते हो, जहाँ पे आपको वोट देना है, तो जहाँ पे इलेक्टोरल रोल में आपका जो है वोटिंग लिस्ट में आपका नाम आता है, तो आपका क्या होता है ना कि आपको वहाँ जाके वोट देना है, तो वो पर्टिकुलर दिन जो है ना बर्बाद हो जाता है। कहने का मतलब है कि आप लोग पहले अपने सेंटर देखो कहाँ है, वहाँ जाके आप वोट दो, लंबे लाइन अगर है तो वहाँ पर खड़े रहो, फिर जाके आप वोटिंग दो, आओ उसमें डिस्कशन करो, न्यूज़ देखो। तो इसमें क्या होता है ना कि लोग जो है बहुत बार अपने सिटी में आते हैं वोट देने के लिए, दूसरे स्टेट से आते हैं, दूसरी जगह से आते हैं वोट देने के लिए। तो इसमें लोगों का लाइफ जो है ना कहीं डिसरप्ट हो जाता है, और वोटिंग डेज में आप देखोगे कि कहीं पे भी कोई काम नहीं होता, सारी चीज़ें बंद हो जाती है। इवन जब से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है ना तब से स्टेट में जो है ना कोई भी अच्छे तरीके का काम नहीं होता है, सारी चीज़ें ठप हो जाती है। तो ये चीज़ें देखने को मिली। इम्पैक्ट अगर हम लोग देखें तो सोशल फैब्रिक में होता है। फ्रीक्वेंट जो इलेक्शन होता है ना इससे आप देखो कि जो हमारे कंट्री में जो मुद्दा है कास्ट का, रिलीजन का, ये सारे मुद्दे ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। आज भी आप लोग देखो कि 72 साल के बावजूद भी, जब से हम लोग स्वतंत्रता हासिल किए तब से जो है जब भी इलेक्शन होता है ना तो ये कास्टिज़म की बात है, ये रिलीजन की बात है, हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाई है ये एकदम पिक पे हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि पॉलिटिशियन तो चाहते हैं कि हम लोग लड़ेंगे तभी तो ये चीज़ें जो है मुद्दा में आएगा, और फिर उसके बाद जो पॉलिटिशियन उससे फ़ायदा उठाएंगे। तो वो तो ऐसा काम ही करती है कि सोसाइटी में जो है ना कभी कास्ट ख़त्म ही ना हो। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स भी आपको देखने को मिलता है बिहार वाले राज्य में, यूपी वाले राज्य में, तो बहुत सारे स्टेट में भी ऐसा होता है। तो हमारे यहाँ जो है ये फ्रीक्वेंट इस पे बातें होने लगती है। जब आप देखोगे जब इलेक्शन का टाइम होता है तो ये सारे मुद्दे पे बहुत बातें होती है, उसके बाद ये सारे मुद्दे कहाँ चले जाते हैं, कोई नहीं बात करता है, फिर सब अपने अपने लाइफ में बिजी हो जाते हैं। तो आप सोचो कि 5 साल में अगर एक बार इलेक्शन होगा तो पॉलिटिशियन बस एक ही बार ना ऐसा काम करेंगे, तो 5 साल में बाकी टाइम तो ठीक रहेगा ना, एक ही टाइम ऐसा देखने को मिलेगा। लेकिन नहीं, हर एक स्टेट में जब अलग अलग टाइम पे इलेक्शन होता है तो अलग अलग टाइम पे जो है ये सारी बातें निकलती रहती है। कभी वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिलेगा कि रिलीजन के नाम पे लोग झगड़ रहे हैं, कभी आपको साउथ में देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें चलते रहती है, तो बेटर है कि अगर एक ही बार इलेक्शन होगा तो ये सारी चीज़ें भी बंद हो जाएगी। साथ ही पॉपुलिस्ट मेजर्स पे फोकस करना, यानी कि फ्रीक्वेंट इलेक्शन से क्या होता है ना कि गवर्नेंस का जो फोकस है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो जाता है। पॉलिसी जो है ना वो यहाँ पे पॉलिटिकल क्लासेस के ऊपर जो फोर्सेस होती है
तो ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाती है ना कि बस पॉलिटिशियन क्या हो कि उनको फ़ायदा हो, इस इलेक्शन से पॉलिटिशियन को फ़ायदा हो, तो वो उस समय जो है आपको पॉलिसी देखने को मिलेगा। आप याद कर सकते हो कि पीएम किसान कब लाया गया था? जब 2019 में वापस से लोकसभा का इलेक्शन था, तब यहाँ पे पीएम मोदी जी के द्वारा जो है किसानों को यहाँ पे पैसे देने की बात की गई थी। उससे पहले 4 साल वो कहाँ थे? तो आप देखोगे ना कि ऐसा-ऐसा स्कीम्स लाया जाता है ना बहुत सारे पॉलिटिशियन के द्वारा, जो बस इलेक्शन के पहले ही लाया जाता है, जिससे कि लोगों को लुभा सके, लोगों को अपने जो है ना जो होता है ना अपने ट्रैप में वो फँसा सके, तो वो ऐसा काम भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलता है। उसके बाद जो आप देखोगे कि 10% का भी जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो लोग हैं, उनको जो यहाँ पे रिज़र्वेशन दिया गया, वो भी इलेक्शन से पहले ही दिया गया था। तो ये सारे काम क्यों करते हैं पॉलिटिशियन? जस्ट बिकॉज़ कि वो यहाँ पे जो है ना अपनी कुर्सी को वापस ले सकें। तो ये सारा काम नहीं हो पाएगा। उसके बाद देखो कि वोटर टर्नआउट पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। अगर लॉ कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो साइमल्टेनियस पोल्स जो है ना वो हमारे वोटर टर्नआउट को जो है ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट करेगा। वोटर टर्नआउट कहने का मतलब है कि परसेंटेज देखा जाता है, यानी कि कितने लोग जो है ना वोट दिए हैं उसका टोटल परसेंटेज देखा जाता है। जैसे आप लोग देखते हो कि फर्स्ट फेज़ में 60% लोग जो है वोट दिए, सेकंड फेज़ में 70% लोग वोट दिए। तो इस तरीके का जो है वोटर टर्नआउट निकल कर आता है हर एक फेज़ ऑफ इलेक्शन के बाद। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है ना कि अगर एक साथ इलेक्शन होगा, जैसे लॉ कमीशन के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगर लोकसभा और स्टेट असेंबली की एक साथ इलेक्शन होगी ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये सारे कुछ फेवर में पॉइंट है कि सबसे पहला है कि यहाँ पे पॉलिसी पैरालिसिस हो जाती है, ह्यूज एक्सपेंडिचर होता है, ये रुक जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस जो डिप्लॉय किए जाते हैं बार बार, वो नहीं हो पाएगा। पब्लिक लाइफ जो डिसरप्ट हो जाती है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी। सोशल फैब्रिक पे इम्पैक्ट होता है, वो यहाँ पे कास्ट रिलीजन के ऊपर जो है लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। पॉपुलिस्ट जो मेजर्स लिया जाता है एट द टाइम ऑफ इलेक्शन और बिफोर द इलेक्शन, ये सारे काम उस समय नहीं होंगे। साथ ही जो वोटर टर्नआउट का इम्पैक्ट है वो यहाँ पे और भी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि साइमल्टेनियस इलेक्शन नहीं चाहते हैं। तो क्यों नहीं चाहते हैं ये भी समझिए, नेगेटिव पॉइंट क्या है। सबसे पहला है कि ऑपरेशनल फिजिबिलिटी है, यानी कि कैसे सिंक्रोनाइज़ किया जाएगा ये साइकिल को फर्स्ट टाइम में। जैसे कि आप देखो कि मान लीजिए कि 4 राज्य की बात करती हूँ, ये बिहार है, ये महाराष्ट्र है, ये डब्ल्यूबी है, वेस्ट बंगाल है और एक तमिलनाडु है। बिहार का तो अभी इलेक्शन हुआ 2020 में, ठीक है। डब्ल्यूबी का भी अभी इलेक्शन हो रहा है 2020 में। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो ये 2018 में इसका इलेक्शन हुआ था अपना स्टेट असेंबली का। और तमिलनाडु की बात करूं तो ये 2017 का हुआ था, ठीक है। और लोकसभा का कब हुआ है? तो लोकसभा का हुआ है 2019 में। तो अब बताइए कि कैसे इसको पहली बार मैनेज किया जाएगा, यानी कि 5 साल के बाद जो है कब से ऐसा किया जाएगा कि एक साथ जो है सारे स्टेट असेंबलीज़ का और लोकसभा का इलेक्शन कंडक्ट कराया जाए। अगर इसको मान लेते कि चलिए 2025 से स्टार्ट करना है, तो 2025 से अगर सारे स्टेट का और लोकसभा का एक साथ अगर इलेक्शन स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे लोकसभा का कार्यकाल 6 साल का हो जाएगा। बिहार का यहाँ पे ठीक है कंप्लीट हो जाएगा, वेस्ट बंगाल का कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगेन फिर महाराष्ट्र का जो है यहाँ पे कार्यकाल आपका जो है 2 साल का और जो है यहाँ पे हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसका 3 साल का और यहाँ पे रह जाएगा। तो फिर कैसे होगा? कौन से राज्य यहाँ पे चाहेंगे कि टाइम से पहले डिसॉल्व हो जाए, टाइम से पहले कुर्सी छोड़ दे? कोई तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, वो तो कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाहते, वो तो चाहते ही नहीं है, वो तो अपने गद्दी पे बने ही रहना चाहते हैं। तो कौन ऐसे स्टेट होंगे जो कि इसको कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा आता है। सारे स्टेट वाले जो होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं। हमारे यहाँ 28 राज्य है, तो 28 राज्य इस बात पे सहमत नहीं देते हैं कि वो 5 साल के पहले जो है, यानी कि 4 साल में 3 साल में जो है वो अपना फिर से इलेक्शन कंडक्ट कराए। तो यही चीज़ें होती है कि कैसे इसको एक साथ लाया जाएगा, कब से जो है स्टार्ट किया जाएगा, ये सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि कब से इसको ऑपरेशन में लाया जाएगा। सेकंड यहाँ पे इशू है कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़, यानी कि साइमल्टेनियस इलेक्शन अगर हम लोग होल्ड करते हैं ना, तो इसमें कुछ कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। जैसे कि कर्टेलमेंट हो गया, या फिर कुछ टर्म्स, यानी कि हाउस ऑफ पीपल का जो लोकसभा है या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ का है, इसको एक्सटेंड करना होगा। कुछ प्रोविज़न में, जो हमारे संविधान में कुछ प्रोविज़न है, उसको कहीं ना कहीं अमेंड करना होगा। और जैसे कि इलेक्शन जो कंडक्ट कराया जाता है उसके लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, उसमें कहीं ना कहीं अमेंड कराना होगा। स्टेट के द्वारा रेटिफिकेशन करानी होगी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कुछ स्टेट की भी हामी चाहिए। 15 स्टेट की, मीन्स हाफ ऑफ द स्टेट की हामी चाहिए ही होती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। तो कैसे सारे स्टेट जब तक साथ नहीं देंगे तब तक कैसे जो है इस तरीके का काम होगा? तो पहले जो है साइमल्टेनियस इलेक्शन कराने से पहले हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में अमेंड कराना होगा। तो पहले वो काम होगी तभी जो है आगे प्रोसीजर बढ़ सकेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल से भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ देखने को मिल रहा है। साथ ही नेशनल और स्टेट इश्यूज़ की बात करूँ तो वो अलग अलग है, यानी कि साइमल्टेनियस इलेक्शन अगर हम लोग यहाँ पे होल्ड कराते तो इससे कहीं ना कहीं वोटर्स के जजमेंट में भी क्वेश्चन मार्क बनता है। कई बार ऐसा कहा जाता है कि जो सेंटर के यहाँ पे
सेंटर के जो यहाँ पे मेजोरिटी पार्टी होती है, जैसे कि आज के डेट में बीजेपी है, तो बहुत सारे स्टेट में जो है ना लोग इसी से इन्फ्लुएंस होकर मे भी हो सकता है कि बीजेपी को ही वोट देते हैं। अलग अलग स्टेट का जब वोट होता है ना, तो लोग जो है ना अपने अपने स्टेट के जो है जितने भी कैंडिडेट होते हैं उन पे फोकस करते हैं। लेकिन अगर एक साथ यहाँ पे स्टेट का भी स्टेट लेजिस्लेटिव का भी हो और लोकसभा का भी इलेक्शन होगा ना, तो लोगों का ध्यान जो है वो लोकसभा में ज़्यादा होगा, क्योंकि आप देखते हो कि बीजेपी का जो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट करने का होता है और वो जो प्रचार प्रसार करते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देता है लोगों पे। और मोदी जी तो ऐसा भाषण देते हैं कि सब कोई मोहित हो जाते हैं उनसे। तो वही चीज़ है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है ना एक फेयर प्ले नहीं होगा। लोग जो है ना वो ज़्यादा जो मेजोरिटी लीडर है उन्हीं को यहाँ पे वोट दे देंगे। साथ ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट की जो अकाउंटेबिलिटी है वो यहाँ पे कम हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी इलेक्शन का टाइम आता है तभी सारे पॉलिटिशियंस जो है अपने केबिन को छोड़कर जो है लोगों के पास आते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ खाते हैं। तो ये सारा जो ड्रामा होता है वो इलेक्शन से पहले ही होता है। तो आप समझो कि 5 साल में एक बार अगर इलेक्शन कंडक्ट करा दिया जाए तो यानी कि बाकी के टाइम में तो पॉलिटिशियन गायब रहेंगे, 5 साल तो कोई भी लोगों को देखने नहीं आएंगे। और 5 साल के बाद ही सारे स्टेट लेजिस्लेटिव के लोग आएंगे और साथ ही साथ लोकसभा के लोग जो है ना हमारे साथ जो है यानी कि कॉमन जनता के साथ जो है वो मिलकर अपना जो है मतलब उनको उनको पोतने का काम करेंगे। तो ये पाँच, क्योंकि देखिए जब इस तरीके का फ्रिक्वेंट इलेक्शन होते रहता है ना, तो पॉलिटिशियन और लोगों की जो है यहाँ पे मेल होते रहती है, पॉलिटिशियन आकर लोगों से बात करते रहते हैं। लेकिन अगर एक ही बार इलेक्शन करा दिया जाए तो यानी कि रेस्ट ऑफ द टाइम के लिए पॉलिटिशियन और वोटर्स के बीच में जो है कोई कांटेक्ट नहीं होगा। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट कहा जा रहा है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो कि जो फेडरलिज्म का फंडा है वो यहाँ पे इसके अगेंस्ट में है। जब इलेक्शन यहाँ पे स्टेट में होता है, अगर पोस्टपोन्ड हो जाएगा अनटिल जब तक इसके फेज़ को सिंक्रोनाइज नहीं किया जाए, तो प्रेसिडेंट रूल जो है ना वो इम्पोज किया जा सकता है इंटरिम पीरियड इन द स्टेट में। जैसे कि किसी भी, जैसे मैं अभी बोली कि 2025 में अगर इलेक्शन एक साथ कंडक्ट कराना है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि तमिलनाडु का जो इलेक्शन हुआ था वो 2017 में होता, जस्ट सपोज, ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, मैं यहाँ पे सपोज करने के लिए बोल रही हूँ। तो इनका जो कार्यकाल कंप्लीट होगा वो 5 साल के बाद होगा, यानी कि 2022 में इनका यहाँ पे कार्यकाल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे फेज़ स्टार्ट होगा इनका और वो चलेगा 2022 से लेकर यहाँ पे 2027 तक। लेकिन यहाँ पे 2025 से ही इक्वल करना है, यानी कि 2 साल जो है उनको पहले ही अपने लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करना होगा। तो उस समय क्या होगा कि जब यहाँ पे आपका 2022 में ये जो ख़त्म हो जाएगा, तो रेस्ट ऑफ द पीरियड के लिए जो है यहाँ पे इलेक्शन कराना है या फिर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करना है, क्या करना है ये भी अभी नहीं पता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया जाएगा वो बाकी के 3 साल में। तो ये तमिलनाडु की स्टेट की मैं बात कर रही हूँ, ऐसे बहुत सारे स्टेट होंगे जिसमें कि 1 साल बाकी होगा, 2 साल बाकी होगा, तो इस तरीके से भी हो सकता है। तो ये हमारे फेडरलिज्म के जो यहाँ पे फंडे हैं ना उसके अगेंस्ट में कहा जा रहा है कि ये हो सकता है। साथ ही होमोजेनाइजेशन ऑफ द कंट्री, यानी कि इक्विटी को लाने से और सस्टेनिंग प्लुरैलिटी और लोकल और रीजनल लीडरशिप्स को यहाँ पे प्रमोट करने के अलावा हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे नेशनल पार्टीज़ को हम लोग प्रमोट करेंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग देखो कि जब लोकसभा और यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का अगर यहाँ पे एक साथ इलेक्शन कंडक्ट कराया जाएगा, तो ऑब्वियस है कि जो लोकसभा के यहाँ पे लीडर होंगे, पार्टी होंगे, उनकी यहाँ पे मेजोरिटी ज़्यादा होगी, तो नेशनल पार्टीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। हमारे यहाँ आज के डेट में 8 नेशनल पार्टीज़ है और बहुत सारे छोटे छोटे जो है स्टेट पार्टीज़ होते हैं। तो फिर यहाँ पे नेशनल पार्टीज़ का ही ज़्यादा दबदबा रहेगा, स्टेट पार्टीज़ पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाएगा। और जो अनरजिस्टर्ड भी पार्टीज़ होते हैं उन पे कौन फोकस करेगा? जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अलग से होता है ना, तो सबका ध्यान यहाँ पे अलग से जो है जितने भी स्टेट पार्टीज़ होते हैं और साथ ही जो अनरजिस्टर्ड पार्टीज़ होते हैं और छोटे छोटे न्यू पार्टीज़ भी बनते हैं, उन पे ज़्यादा फोकस होता है। लेकिन एक साथ करने के बाद ऐसा हो सकता है कि मेनली यहाँ पे जो नेशनल पार्टीज़ है उन्हीं पे ज़्यादा फोकस जाए। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट कहा जा रहा है। तो इतने सारे नेगेटिव पॉइंट है, कुछ आर्गूमेंट है जो कि इसके इस तरीके से नेगेटिव में जा रहे हैं। कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि जो फिनेंशियल इम्प्लीकेशन है उसको एनालाइज करते हुए और जो यहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इसमें इसका जो इफेक्ट देखने को मिलता है और लॉ कमीशन की कुछ रिकमेंडेशन है जिसकी सजेशन यहाँ पे देखते हुए ये फिजिबिलिटी है कि हम लोग यहाँ पे जो साइमल्टेनियस इलेक्शन जो पहले चलता आ रहा था उसको हम लोग फिर से रीस्टोर कर सकते हैं और फर्स्ट 2 डिकेड ऑफ इंडियन जो इंडिपेंडेंस में चल रहा था। तो यहाँ पे साइमल्टेनियस इलेक्शंस जो है ना ये एक तरीके का पैनेशिया नहीं होगा, यानी कि ऐसा नहीं है कि इसके आने से बहुत तरीके की प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी। ये इश्यूज़ है जो यहाँ पे फ्रीक्वेंट इलेक्शंस होता है ना, तो उससे जो बहुत सारे इश्यूज़ निकल कर आते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। देखिए हर एक चीज़ का नेगेटिव पॉइंट होता है, पॉजिटिव पॉइंट होता है, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट पकड़ कर अगर आप
आगे चलोगे ना तो उसकी जो भी नेगेटिविटी है ना वो कहीं ना कहीं दबने लगेगी, और फिर पॉजिटिव पॉइंट पे अगर आप अच्छे विचार से आगे चलोगे और अच्छा काम करते जाओगे तो ऑब्वियस है कि आप एकदम राइट डायरेक्शन में होगे। ऐसा नहीं है कि जो इतनी सारे नेगेटिविटी निकल कर आ रहा है वही सारी चीज़ें हावी हो जाएगी और सारी चीज़ें बर्बाद हो जाएगी, बिल्कुल नहीं ऐसा है। सही तरीके से चला जाए, एक ऑप्टिमिस्टिक वे के तरफ से चला जाए तो यहाँ पे भी अच्छा एक रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये हम लोग पहली बार अपने कंट्री में इम्पोज कर रहे हैं। हमारे कंट्री में तो साइमल्टेनियस इलेक्शन ही था, लेकिन कब तक था, तो 1967 तक था, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं जो है ये टूट गया, तो अपने अपने राज्य में अपने अलग तरीके से इलेक्शन होने लगे और लोकसभा में अलग तरीके से इलेक्शन होने लगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देख लेते हैं कि साइमल्टेनियस इलेक्शन का हमारे संविधान में कहाँ कहाँ इसके बारे में चर्चा किया गया है। तो सबसे पहले आर्टिकल 83 है। आर्टिकल 83 में कहा गया है कि लोकसभा का जो नॉर्मल टर्म है वो यहाँ पे 5 ईयर है, जब से ये अपॉइंट होता है और जब से फर्स्ट मीटिंग होता है। ठीक है, तो लोकसभा का 5 साल का जो टर्म है वो किस आर्टिकल में है, अनुच्छेद 83 में है। 85 की अगर बात करें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो इंडिया के प्रेसिडेंट है उनके पास पावर है कि लोकसभा का वो डिसॉल्व करेंगे यूनियन कैबिनेट के एडवाइस में, यानी कि 5 साल का कार्यकाल है लोकसभा का, जो कि 83 आर्टिकल में दिया गया है। लेकिन जस्ट इसके बाद 85 आर्टिकल में ये भी दिया गया है कि अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि डिसॉल्व कर देना चाहिए यूनियन कैबिनेट के कहने पर, तो प्रेसिडेंट जो है लोकसभा को 5 साल के पहले भी डिसॉल्व कर सकती है, चाहे लोकसभा का कार्यकाल 3 साल का ही हुआ हो, 4 साल का ही हुआ हो, तो वो उस समय भी इसको डिसॉल्व कर सकती है। आर्टिकल 172 की बात करें तो यहाँ पे जो है लेजिस्लेटिव असेंबली का जो है 5 इयर्स का टर्म है, इसके बारे में आर्टिकल 172 में कहा गया है। लेकिन जस्ट इसके बाद आर्टिकल 174 में ये कहा गया है कि गवर्नर के पास भी सेम पावर है, अगर स्टेट के कैबिनेट इस तरीके से उनको बोलते हैं कि स्टेट लेजिस्लेटिव को डिसॉल्व करना है, तो स्टेट के जो गवर्नर है वो उसको डिसॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे राज्य में, जैसे यहाँ पे सेंटर में प्रेसिडेंट के पास पावर है, वैसे ही राज्य में गवर्नर के पास भी पावर है। ठीक है, तो ये 4 आर्टिकल है, इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर हमारे यहाँ साइमल्टेनियस इलेक्शन होगा तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है इसमें कहीं ना कहीं अमेंड करना होगा। ठीक है, तो ये रही पूरी साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में, इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट के बारे में हम लोग देखें, और बेटर कंक्लूजन भी यहाँ पे बताया गया है जिसको आप लोग यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल में है, जो कि है राइट टू रिकॉल। पहले समझने का कोशिश करते हैं कि न्यूज़ में क्यों है। रिसेंटली क्या हुआ, नवंबर मंथ में हरियाणा की जो असेंबली है उनके द्वारा हरियाणा पंचायती राज सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2020 लाया गया, जिसमें कि यहाँ पे राइट टू रिकॉल का यहाँ पे प्रोविज़न दिया गया मेंबर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को। ठीक है, अब ये यहाँ पे जो है राइट टू रिकॉल का यहाँ पे पावर दे दिया गया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के मेंबर को। तो अब ये राइट टू रिकॉल होता क्या है, देखिए राइट टू रिकॉल यानी कि रिकॉल करने का अधिकार है, यानी कि जो भी इलेक्टेड मेंबर है, इलेक्टेड ऑफिशियल है, अगर उसको हटाना है ना, तो यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रेट को ये पावर दिया गया है कि इलेक्टेड ऑफिशियल्स को जो है उनके टेन्योर को ख़त्म होने से पहले ही वो उनको हटा दें। ये एक तरीके का आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, यानी कि जैसे हमारी कंट्री की हमारी जनता जो है यहाँ पे अपने सांसद को चुनकर जो है संसद में भेजती है, तो उनको ये अधिकार भी है कि वो उनको हटा भी दे, 5 साल का टेन्योर उनका कंप्लीट भी ना हो और उनसे पहले ही हम लोग बोले कि अब इसको हटा दीजिए, ये काम अच्छा से नहीं कर रहे हैं, ये बहुत ही करप्ट है, इनके ऊपर जो है क्रिमिनलाइजेशन का बहुत सारे चार्जेस है, तो हम लोग चाहे तो उनको हटा भी सकते हैं। लेकिन ये हम लोग के ऊपर अभी नहीं दिया गया, ये हरियाणा में पर्टिकुलरली जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के मेंबर के लिए ये राइट टू रिकॉल लाया गया। और बेसिकली यहाँ पे जो इलेक्ट्रेट है ना, उनको इस तरीके से पावर दिया गया है कि वो यहाँ पे जो भी इलेक्टेड ऑफिशियल है उनको वो हटा सकते हैं उनके टेन्योर ख़त्म होने से पहले ही। तो इस बिल में ये अलाउ किया गया है रिकॉल करने का, यानी कि जो विलेज सरपंच है, जो विलेज के मुखिया होते हैं, उनको ये पावर दिया गया है, और ब्लॉक लेवल पे ये मेंबर को पावर दिया गया है डिस्ट्रिक्ट लेवल के पंचायत में, अगर उनको लगता है कि ये परफॉर्म करने में फेल हो जाते हैं, तो अगर कोई भी यहाँ पे अच्छा काम नहीं कर रहे हैं पंचायती राज में, तो उनको वहाँ पे बैठने का ज़रूरत नहीं, उनको उनकी कुर्सी से हटा दीजिए। रिकॉल करने के लिए 50% जो मेंबर होते हैं वार्ड के और ग्राम सभा के, उनको यहाँ पे राइटिंग में देना है कि वो इस तरीके का चाहते हैं कि उनको हटाना है। साथ ही ये जो है ना सीक्रेट बैलेट के थ्रू ही फॉलोड होगा, जिसमें कि रिकॉल को ये ज़रूरत होगा कि 2/3 जो मेंबर है ना वो इनके अगेंस्ट में वोटिंग करे। ठीक है, यानी कि एक सीक्रेट बैलेट होगा, इस तरीके का पेपर होगा और इसमें नाम लिख दिया जाएगा कि यहाँ पे शर्मा जी को जो है हटा देना है, और इसी के ऊपर 2/3 का बहुमत भी चाहिए, यानी कि सपोर्ट भी चाहिए। अगर इसमें 2/3 का सपोर्ट हो जाता है तो यहाँ के जो शर्मा जी थे ना उनको यहाँ से हटा दिया जाएगा। ठीक है,
अब बेनिफिट देखते हैं कि इससे बेनिफिट क्या होगा। सबसे पहला है कि अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे मेंटेन होगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे हम लोग जो है मोदी जी को बना के भेज रहे हैं तो मोदी जी हमारे लिए काम भी करें। अगर वो हमारे लिए काम नहीं करेंगे, अपने फ़ायदे के लिए काम करेंगे, तो हमारे पास ये हक तो होना चाहिए ना कि हम लोग जिसको भेजे हैं वो हमारे लिए काम नहीं कर रहे, वो तो अपना पैसा बना रहे, अपने बेनिफिट के लिए रख रहे, तो फिर हम लोग उनको हटा देंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा कि अकाउंटेबिलिटी होगा। इससे क्या होगा ना कि मोदी जी को डर होगा कि नहीं नहीं, जनता हमें भेजी है, अगर हम काम नहीं करेंगे तो कल को जनता हमें हटा भी देगी। तो यहाँ पे मोदी जी क्या करेंगे, ना चाह के भी हमारे लिए काम करेंगे। वैसे वो काम करते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल देने के लिए बता रही हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि अकाउंटेबिलिटी होगा। यानी कि अकाउंटेबिलिटी कहने का मतलब है कि आप अपना काम कीजिए, ये देखिए मत कि आपको कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा, आप अपने जो है स्वच्छता से यानी कि ऑनेस्टी के साथ आप अपना काम कीजिए। तो अकाउंटेबिलिटी इससे बढ़ेगा। ना चाह के भी जो है ना यहाँ पे सांसद वाले लोग वो काम करने लगेंगे। साथ ही लैक ऑफ कॉम्पिटेंस होगा, एथिक्स यहाँ पे निकल कर आएगा उनके रिप्रेजेंटेटिव में। यानी कि राइट टू रिकॉल से क्या होता है, डर बैठ जाएगा कि अगर काम नहीं करेंगे तो इससे पहले 5 साल का जो यहाँ पे गारंटी है वो गारंटी नहीं है, 1 साल में भी मैं रफा दफा हो सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि एक एथिक्स भी, एक अच्छे तरीके से मैनर्स भी निकल कर आएगा। साथ ही करप्शन को भी चेक किया जाएगा, और जो पॉलिटिक्स की क्रिमिनलाइजेशन है वो भी यहाँ पे बड़े तरीके से चेक हो जाएगी। हम लोग को जैसे बताया नहीं जाता, बहुत सारे हम लोग ऐसे भी कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं जिनके ऊपर बहुत सारा जो है हीनियस क्राइम का चार्जेस लगा होता है, रेप का चार्जेस होता है, मर्डर का चार्जेस होता है। ऐसे ऐसे लोग भी कैंडिडेट होते हैं, और ऐसे ऐसे लोग हमारे संसद में हैं ऑलरेडी बैठे हुए। ठीक है, इसलिए हम लोग क्रिमिनलाइजेशन और पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन वोट देने टाइम हम लोग को नहीं पता होता, क्योंकि वो लोग अपनी जो है सच्चाई को रिवील नहीं करते। लेकिन मान लीजिए कि 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, उनके इलेक्ट होने के 1 साल 2 साल के बाद हमें पता चल गया कि शर्मा जी के ऊपर तो इतना हीनियस क्राइम चार्जेस है। तो हम लोग चाहेंगे कि नहीं नहीं, हम लोग को ऐसी इंसान नहीं चाहिए जो ऑलरेडी लॉ ब्रेकर है, वो लॉ मेकर कैसे हो सकते, तो उनको हटा देना है। तो इससे क्या होगा कि करप्शन जो बढ़ रहा था, पॉलिटिक्स में जो क्रिमिनलाइजेशन बढ़ती है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। साथ ही लॉजिक और जस्टिस। अब इससे क्या है कि मैं हमारा जो रॉन्ग डिसीजन था उसको हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब हम लोग इलेक्शन के टाइम में वोटिंग देने जा रहे थे तो हमें नहीं पता था, वोट देने जा रहे थे तो हमें नहीं पता था कि शर्मा जी जो है इतना ज़्यादा जो है उनके ऊपर हीनियस क्राइम है। तो ये हम लोग जो है ना, हम लोग को ये नहीं पता था, तो हम लोग अपने डिसीजन के ऊपर जो है ये वोट दे दिए। लेकिन बाद में पता चला कि उनके ऊपर ये हीनियस क्राइम चार्जेस चल रहा है। इट मीन्स कि हम लोग की जो रॉन्ग डिसीजन थी उसको अब हम लोग करेक्ट कर सकते हैं, उनको उनकी कुर्सी से हटा के। ठीक है, तो ये सारा बेनिफिट होता है राइट टू रिकॉल। लिमिटेशन क्या है रिकॉल में, ये देखिए। लिमिटेशन ये क्या होता है कि डीस्टेबलाइज हो गया गवर्नमेंट। क्योंकि देखिए अभी मोदी जी जो अपनी कुर्सी में बैठे हैं तो ये तो फिक्स है ना कि वो 5 साल तक बैठेंगे, काम करेंगे। तो ये एक स्टेबलाइज गवर्नमेंट होती है कि 5 साल तक यहाँ पे स्टेबल है। लेकिन अगर 2 साल के बाद जनता उतर जाए, जैसे आप देखोगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, अभी फार्मर्स एक्ट, फार्मर्स का जो यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, अगर सब चाले कि नहीं मोदी जी अपने मन का कर रहे हैं, वो उनको जो अच्छा लगता है वो तुरंत जो है बिल को पास करा देते, उनको हटाइए कुर्सी से। तो इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट इस डीस्टेबलाइज हो जाएगी। हर 2 साल में 3 साल में कभी भी जो है सरकार को हटा दिया जाएगा और फिर इलेक्शन कंडक्ट कराया जाएगा। तो इससे क्या होता है ना कि इससे डीस्टेबलाइज हो जाता है, गवर्नमेंट जो है स्थिर नहीं होती है। तो ये सबसे पहला जो है यहाँ पे लिमिटेशन बताया जा रहा है। सेकंड क्या होता है कि इलेक्शन फैटिक हो जाती है। यानी कि इस तरीके से रिकॉल करने से, रिजेक्ट करने से कैंडिडेट को, और दूसरे इलेक्शन से जो है ना, ये इलेक्शन जो है ना आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा इसमें अच्छा फेयर प्ले नहीं होता है, और यहाँ पे लोअर वोटर टर्नआउट होते हैं। यानी कि जितना परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को यहाँ पे वोट करना चाहिए उतने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन वोट नहीं करते। तो ये कहीं ना कहीं एक इलेक्शंस जो है ना, एक आप देखोगे कि फ्रूटफुल होते हुए नहीं दिखता है। थर्ड है कि पॉलिटिकल टूल है। यानी कि यहाँ पे स्पेशल इंटरेस्ट जो ग्रुप का है ना, उसको यहाँ पे उसके द्वारा मिसयूज़ भी किया जा सकता है। जैसे अभी जितने किसान, जितने भी फार्मर्स अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो अगर चाहे तो मोदी जी को हटा सकते हैं। तो अगर उनके द्वारा हटा दिया जाए तो क्या कहेंगे हम लोग कि एक स्पेशल ग्रुप था, यानी कि एक फार्मर्स का एक गुट था जिनके इंटरेस्ट के कारण जो है यहाँ पे हम लोग सरकार को हटा दिए, या फिर कोई भी मेंबर को हम लोग जो है पार्लियामेंट से हटा दिए। तो एक पॉलिटिकल टूल बन जाएगा कि कोई भी एक मेंबर ऑफ ग्रुप जो है ना, वो यहाँ पे सरकार को हटा सकता है। तो ये एक यहाँ पे नेगेटिव कहा जा रहा है। साथ ही इंडिपेंडेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। यानी कि इससे आप देखो कि जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको कहीं ना कहीं डिस्करेज किया जाएगा। हम लोग के यहाँ क्या है कि जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो खुलकर जो है अपना काम करते हैं। लेकिन अगर राइट टू रिकॉल आ जाएगा तो वो खुल के काम नहीं करेंगे, वो लोगों के हित के लिए ही काम करेंगे, वो डर के काम करेंगे। तो इससे क्या होगा कि उनकी जो रिप्रेजेंटेटिव है वो यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी। साथ ही विएबिलिटी ऑफ द प्रोसेस है। यानी कि इससे आप देखो कि मिनिमम परसेंटेज जो इलेक्टोरेट का होता है,
कि वो यहाँ पे पिटीशन पे साइन करें। यानी कि किसी भी सरकार को हटाना है, किसी भी लोगों को हटाना है, मतलब कि जो इलेक्टेड ऑफिशियल को हटाना है, तो यहाँ पे मिनिमम परसेंटेज की ज़रूरत होती है कि वो उस पिटीशन में साइन करे और उसके बाद ये रिकॉल हो जाता है। तो यहाँ पे प्रोसेस भी जो है उतना ज़्यादा सही नहीं कहा जा रहा है, साथ ही एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो जाएगा। इस तरीके का बाई इलेक्शन कंडक्ट कराया जाएगा। बाई इलेक्शन क्या होता है कि जैसे 5 साल का यहाँ पे हो गया, लोकसभा एक बार अगर इलेक्शन हो गया तो 5 साल के लिए फिक्स हो गया। लेकिन अगर बीच में ही किसी कारणवश, जैसे हमारे अगर प्राइम मिनिस्टर जी का डेथ हो जाता है, प्राइम मिनिस्टर जी की तबीयत ख़राब हो जाती है, वो अपने ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, या फिर कुछ और रीज़न से अगर वो अपने ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो उनकी जगह अगर खाली हो गई तो बाई इलेक्शन कराना होता है। यानी कि इसको मिड टर्म इलेक्शन भी कहते हैं, कि बीच में ही इलेक्शन कराना होता है। तो इसमें अगेन खर्चा होगा, क्योंकि जो 2019 में खर्चे हुए थे, अब ये खर्चे कब होने हैं, तो 2024 में होने हैं। लेकिन फिर ये 3 साल के बाद ही होगा, यानी कि यहाँ पे आपका जो है 2021 में ही, 22 में ही यहाँ पे खर्चे स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा खर्च का बर्डन यहाँ पे कहा जा रहा है। यानी कि फिनेंशियल रिसोर्सेज हो गया, मैन पावर हो गया, टाइम हो गया, सारी चीज़ें फिर से बर्बाद होगी अगर यहाँ पे राइट टू रिकॉल का अधिकार दे दिया जाए। तो इतने सारे नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ पे अगेन काउंट करा दिए गए। वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि इससे पॉलिटिकल अवेयरनेस को हम लोग को इन्हेंस करना है। यानी कि मेन फोकस क्या होना चाहिए, राइट टू रिकॉल का अधिकार देने से बेटर है कि हम लोग को, लोगों को जो है ना, पॉलिटिकल अवेयरनेस कराना है। यानी कि जब भी आप वोट देने जाते हो तो आप अपने कैंडिडेट को पूरी तरीके से उसके बारे में देख लीजिए कि वो कैंडिडेट कैसा है, कैसा काम करेगा, पहले से अगर थे तो वह कैसा काम कर रहे थे। आपको हर एक चीज़ के बारे में जानना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। अगर आप जागरूक सिटीजन हो तो आपको पता होगा कि कौन से पॉलिटिशियन किस तरीके से काम करते हैं। तो बेटर है ना कि राइट टू रिकॉल का अधिकार देने से ज़रूरी है कि हम लोग अवेयर हो जाए। अगर हम लोग अवेयर हो जाएंगे तो हम लोग वैसे लोगों को वोट देंगे ही नहीं, जो यहाँ पे जिनके ऊपर क्रिमिनलाइजेशन का जो है इतना सारे चार्जेस है, जिनके ऊपर हीनियस क्राइम का चार्जेस है, जो कोई काम नहीं करते, सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए जाते हैं। तो उस तरीके के लोगों को हम लोग वोट ही नहीं देंगे। सेकंड है कि प्रॉपर स्क्रूटनी होना चाहिए। यानी कि रिकॉल को जो अगर हम लोग कैरी करें तो सिर्फ यहाँ पे एक प्रॉपर जुडिशियल स्क्रूटनी को कंडक्ट करके। यानी कि मान लीजिए कि जैसे अभी फार्मर्स है, तो कहा जा रहा है ना कि एक स्पेशल ग्रुप के इंटरेस्ट के बेसिस पे भी जो है ना सरकार को गिराया जा सकता है, किसी भी इलेक्टेड ऑफिशियल को हटाया जा सकता है। तो अगर वो यहाँ पे चाहते भी है, कुछ मिनिमम नंबर ऑफ जो यहाँ पे लोग हैं, अगर वो पिटीशन पे साइन भी कर दे तो उसको फिर से जुडिशरी के पास भेजना चाहिए। वो उसको बेटर तरीके से चेकआउट करे कि हाँ ये सही है कि नहीं, उनका डिमांड सही है कि नहीं, जो इलेक्टेड ऑफिशियल है उसको हटाना सही है कि नहीं, तभी यहाँ पे रिकॉल का जो है ना जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कराना चाहिए। स्ट्रॉन्ग डिटरेंस होना चाहिए। देखिए इस तरीके से डराने से क्या होगा, राइट टू रिकॉल से तो एकदम मस्ट हैव है कि यहाँ पे जो भी इलेक्टेड ऑफिशियल है वो डर के ही काम करेंगे, लेकिन इससे भी बेटर एक स्ट्रॉन्ग डिटरेंस होना चाहिए। तो ये चीज़ें कही जा रही है। तो स्ट्रॉन्ग डिटरेंस कैसा होगा, यानी कि जो रिकॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव है वो उनको यहाँ पे रोकना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि 3 साल में ही कोई इलेक्टेड ऑफिशियल को जो है हटाया जा रहा है, तो उनको फिर से जो है इलेक्शन में खड़े होने से रोक देना चाहिए कि अब आप वापस से इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते, बाय इलेक्शन में आप कंटेस्ट नहीं कर सकते। तो इससे क्या होगा कि उनका सारा मनी, सारा मैन पावर, टाइम जो है ना वो यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा। तो इस तरीके का डराना है कि अगर आप 5 साल में अच्छा काम नहीं करोगे तो दोबारा आपको जो है ना कंटेस्ट भी इलेक्शन करने नहीं दिया जाएगा। तो इस तरीके का एक डर बैठाना है, स्ट्रॉन्ग डर बैठाना है। साथ ही यहाँ पे जो आज के डेट में एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है ना उसको स्ट्रेंथन करने का ज़रूरत है। यानी कि आज के डेट में जो हमारे इलेक्शन में टूटियाँ है ना उसको ठीक करने का ज़रूरत है। यानी कि जैसे आप देखो कि बहुत सारे पॉलिटिशियन होते हैं जो कि क्राइम करके बैठे, मर्डर करके बैठे, रेप करके बैठे, लेकिन वो हमारे संसद में चले गए। तो ऐसे कैसे हो गया, उनको उनके लिए एक क्वालिफिकेशन का होना चाहिए कि जब वो कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन तो उससे पहले उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मैंडेटरी होना चाहिए कि वो अपने सारी बातों को बाहर रखें। हालांकि ऐसा इलेक्शन कमीशन के द्वारा कहा गया है कि वो अपने सारी चीज़ों को ओपन करे कि उनके ऊपर कितना चार्जेस है, वो कितने पढ़े लिखे हैं, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उससे भी बेटर है कि यहाँ पे एक जो है ना क्राइटेरिया सेट कर देना चाहिए कि आपके पास इतनी क्वालिफिकेशन है तो ही आप यहाँ पे संसद में आ सकते हैं। और बाई चांस अगर वो संसद में आ भी जाते हैं ना तो डिसक्वालीफाई करने का भी अच्छा खासा प्रोविज़न होना चाहिए। तो इस तरीके से भी जो है हमारे आज की डेट में जो मैकेनिज्म में गड़बड़ी है ना उसको हम लोग जो है वापस से ठीक करके उस पर सोच विचार करके उसको ठीक करके जो है ना हम लोग इस प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। राइट टू रिकॉल की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा कहा गया है। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है ये समझिए। डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहने का मतलब है कि जो भी रूल्स, इंस्टीट्यूशन और जो प्रोसेस है जिसमें कि पब्लिक को अनेबल किया जाता है कि वो डायरेक्टली वोट करे, वो भी प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, लॉ में, ट्रीटी में या पॉलिसी डिसीजन में। जैसे कि मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया तो लोगों से पूछा जाता है कि आप लोग वोट कीजिए कि इस तरीके का अमेंडमेंट आप चाहते हो कि नहीं, तो लोग जो है वहाँ पे वोट करते। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि लोगों से ये पूछा नहीं जाता है, पहले सरकार जो है इस तरीके का बिल ले आती है, एक्ट ले आती है, फिर उसके बाद लोग जो है
हंगामा करते हैं, ठीक है। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, जैसे रेफरेंडम है, जैसे डायरेक्ट जो है लोगों से पूछ लिया जाता है कि आप इस तरीके का जो है चाहिए कि नहीं। जैसे फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो फार्मर से पहले पूछ लेना चाहिए ना कि उनको एग्रीकल्चर रिफॉर्म चाहिए कि नहीं चाहिए, फार्म बिल लाना है कि नहीं लाना है, तो रेफरेंडम करा लेना चाहिए, सारे किसान से पूछ लेना चाहिए। तो इससे अगर ज़्यादा किसान अगर इसके फेवर में होते तो यहाँ पे ये बिल लाया जाता, नहीं फेवर में होते तो ये बिल कैंसिल हो जाता। तो इसको कहते हैं रेफरेंडम। उसके बाद सिटीजन इनिशिएटिव होती है कि जैसे फार्मर्स जो है अपने आप इनिशिएटिव ले कि नहीं उनको एग्रीकल्चर रिफॉर्म चाहिए तो उनका इनिशिएटिव हो। प्लेबिसाइट है, इसी तरीके का होता है। साथ ही एजेंडा इनिशिएटिव है, तो इसी तरीके की होती है। ये सारे डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है जिसमें कि लोगों की इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमारी राइट टू रिकॉल हो गई, जिसमें कि हम लोग ने समझा कि राइट टू रिकॉल क्या है, इसकी बेनिफिट क्या है और इसकी लिमिटेशन क्या है, और वे फॉरवर्ड भी यहाँ पे अच्छे से समझाया गया है। तो आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं, कल स्टार्ट करेंगे ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म के बारे में। और काफ़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, और काफ़ी कुछ आपको जानने को भी मिलेगा, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा इन्जॉय किए होंगे लॉकडाउन में। बहुत सारे नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम, ये सारे में आपने मीन्स मूवीज़ वगैरह देखे होंगे और अभी भी देखते होंगे, तो इसके बारे में आपको जानकारी हासिल करना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग कल इसके साथ मिलेंगे। आज के लिए बस इतनी। अगर आपको ये लेसन अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए। आगे भी इस मैगज़ीन को कंप्लीट करना चाहते हैं, मेरे साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो बेशक आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तभी आपको जो है हमारे द्वारा यहाँ पे वीडियो अपलोड करने पे आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगा। और इस PDF को आप लोग को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि रिसोर्स पॉइंट UPSC के नाम से है। और फिर भी आपको कोई डाउट, क्वेरी या सजेशंस देनी है तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतनी। थैंक यू।